हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग के बारे में। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इसके पहले हमने डिजीज के बारे में बात की थी। डिजीज से जो संबंधित रिलेटेड टर्म्स थे, पैंडेमिक, इपीडेमिक, एंडेमिक, आउटब्रेक, क्रोनिक डिजीज, इस सब पर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आप पिछला वीडियो भी अवश्य देखें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ये वीडियो तो महत्वपूर्ण है ही है। अब ये पूरी श्रृंखला आपके लिए चलेगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज और उसके बाद डिजीज काज बाई प्रोटोजोवन यानी प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पुनः एक बार फिर डिजीज यानी रोग को डिफाइन करने का प्रयास किया जाए। हमने बताया था कि डिजीज यानी डिस इज असहज या असुविधा की जो अवस्था है वही रोग है। यानी अगर और हिंदी में देखें तो रोग या व्याधि शब्द का मूल शब्द व्याधा है। व्याधि किससे बना है? व्याधा से। और इसका जो मीनिंग है वो है रुकावट, यानी अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। ठीक, या दूसरे शब्दों में कहें तो शरीर में किसी प्रकार का विकार होना ही डिजीज या रोग कहलाता है। क्लियर? तो डिजीज ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डिस इज यानी असहज की अवस्था। आइए अब ह्यूमन डिजीज को क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं। इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज को दो कैटेगरी में, जन्मजात रोग कंटीजेंटल डिजीज और दूसरा है अर्जित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज में क्लासिफाई किया गया है। ठीक, एक एक करके अभी हम देखेंगे। अब उसके बाद जो ये एक्वायर्ड डिजीज है इसको पुनः दो पार्ट में, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीज इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष संक्रामक रोग और दूसरा इसमें अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। एक एक करके हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आइए हम देखते हैं कंटीजेंटल डिजीज या जन्मजात रोग। ऐसे रोग जो बाई बर्थ में प्रेजेंट हूँ उन्हीं को, या ऐसा डिफेक्ट, ऐसा रोग, ऐसी डिजीज जो बाई बर्थ हमारे शरीर में प्रेजेंट हो उसी को क्या कहते हैं? कंटीजेंटल डिजीज। आप देख पा रहे होंगे जन्मजात रोग वही है जो हमारे जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। अब इसमें से कई तरीके हो सकते हैं, आनुवंशिक विकार से संबंधित हो सकते हैं, है ना। तो आइए दूसरा इसमें जो था वो है एक्वायर्ड डिजीज या अर्जित रोग। इसको देखते हैं। ऐसे डिजीज या रोग या विकार जो जन्मजात नहीं होते यानी जन्म के बाद विभिन्न कारणों की वजह से हो जाते हैं, अर्जित रोग कहलाते हैं। अब इसमें कारण कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास हजारों ऐसे रोगाणु हैं, पैथोजन हैं। वो जब हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको भेदते हुए उसको कमजोर पाकर हम पर आक्रमण कर देते हैं तो रोग उत्पन्न हो जाता है। ये भोजन, पानी, वायु, त्वचा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो एक्वायर्ड डिजीज है ये मेटाबॉलिक डिसएक्टिविटीज के कारण भी ये डिजीज होता है। तो एक्वायर्ड डिजीज आप समझ गए होंगे और जन्मजात रोग दोनों आप समझ में आ गया होगा। अब ये जो एक्वायर्ड डिजीज है इसको फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा असंक्रामक रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत आसान है। आप जानते हैं कि संक्रामक रोग जो जो पर्सन टू पर्सन फैल जाते हैं, उनका संचार हो जाता है। अब इसके बहुत दो तरीके के भी हैं, आगे देखेंगे। तो इसमें ये आपके रोग वाहक की मदद से भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे इस समय जो आप पेंडेमिक की स्थिति जान रहे हैं, कोविड-19, ये डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है। दूसरा इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये किसी बॉडी पार्ट्स में सही तरीके से काम ना करने के कारण होते हैं या पोषक तत्वों, खनिज, विटामिन की कमी से हो सकते हैं, जैसे कैंसर हुआ, एलर्जी हुआ, इस तरह से विटामिन की कमी से होने वाले तमाम रोग। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। आगे हम देख रहे हैं कि इसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग, ये अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज या प्रत्यक्ष संक्रामक रोग, जो डायरेक्ट वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, पर्सन टू पर्सन इसका प्रसार हो जाता है। अभी अभी हमने बताया।
इसमें किसी तरह के जो है रोग वाहक की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट पर्सन से पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कोविड-19 इस समय का जो पैंडेमिक है, इसीलिए ये इतना ज्यादा पैंडेमिक का रूप धारण कर लिया है, विश्व महामारी या वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया है। दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज या अप्रत्यक्ष संचारणीय रोग, इसको भी देखते हैं। इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीवित जनित रोग वाहकों द्वारा यानी वेक्टर के द्वारा एक रोगी से दूसरे रोगी में ये फैलता है, जैसे आपका मलेरिया, हैजा, पोलियो, डेंगू, कालाजार, ये इसी तरह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी डिजीज जो है ये आपके इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज हैं। अब आइए इसके बाद चलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहले ही हमने बात किया है कि ये कैसे प्रसार इनका होता है या कैसे जो है ये उत्पन्न होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे डिजीज जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, असंक्रामक रोग, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मधुमेह यानी डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, कैंसर, हृदय रोग, ये सब क्या है, असंक्रामक रोग हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इनका फैलाव या प्रसार नहीं होता है। तो ये आप इसको जानते रहें कि स्वस्थ व्यक्ति में इसका प्रसार अस्वस्थ व्यक्ति से नहीं होता है। ये मेटाबॉलिक डिसएक्टिविटीज के कारण ये रोग स्वयं उत्पन्न होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर। तो अब इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है डीजनरेटिव डिजीज, या विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होते हैं, जैसे हृदय रोग या लीवर से संबंधित जो डिजीज है, कोई पार्ट बॉडी का काम नहीं किया या वो नष्ट हो गया तो उससे ये डिजीज उत्पन्न होती हैं। दूसरा है हीनता जन्य रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीज, पोषक तत्वों हैं उनकी कमी से हो जाता है ये। और इसके अलावा आगे चलते हैं तो आपका एलर्जी या किसी पदार्थ के प्रति संवेदनशीलता के कारण होता है। एलर्जी आप जानते हैं सबको अक्सर हो जाता है, छींक आना या खांसी आना, ये एलर्जी के कारण कई बार होता है। इसमें आगे जुखाम भी कई बार एलर्जी से हो जाता है। तो आगे चलते हैं तो अगला है कैंसर, या कैसे होता है, या अनलिमिटेड डिवीजन ऑफ टिश्यू यानी अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है। और इसमें अगली कैटेगरी है वो है आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक कारकों के कारण होता है, जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब कैसे रोग हैं, आपके आनुवांशिक रोग हैं। तो जो आपने देखा यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कई पार्ट्स में, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसी डिसएक्टिविटीज हो रही हैं उस आधार पर। आइए अब हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं। जो साइंस वाले हैं वो सब जानते होंगे, लेकिन तमाम लोग आर्ट साइड के भी जो अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हालांकि ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि ये प्रोटोजोआ क्या है। ये सबसे जो प्रिमिटिव आपके एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनके जीवद्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है वो पादाभों या कसाभों के द्वारा यानी सिलियरी मूवमेंट या अपने जो सुडोपोडिया के माध्यम से ये मूव करते हैं। इनकी जैविक क्रियाएं जो है एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होती हैं। ठीक, इनका जो श्वसन और उत्सर्जन यानी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है ये बेसिकली आपके बॉडी पार्ट से यानी बॉडी से ही होता है, विसरण द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा। तो आइए अब आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल आपने सुना होगा अमीबा का नाम, पैरामीशियम, युगलिना, ये सब प्रोटोजोआ ही हैं। अब इनसे होने वाले रोग या इनके कारण से होने वाले रोगों को देख लेते हैं, एक एक करके उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम डिजीज देखेंगे और किन रोगाणु के द्वारा होता है और संचरण कैसे होता है और उसके जो सिम्टम या क्या इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। मलेरिया आप सब जानते हैं विश्वव्यापी बीमारी है। ये विश्वव्यापी का मतलब ये नहीं कि पैंडेमिक है, मतलब विश्व के सभी क्षेत्रों में इसका कभी न कभी प्रसार देखने को मिलता है। तो ये मलेरिया क्या है, ये प्लाज्मोडियम, इसका जो परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम।
और ये संचरित कैसे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। इससे जो प्रभावित अंग है वो आरबीसी, मलेरिया रोग में जो आरबीसी है वो नष्ट हो जाते हैं तथा ब्लड में इनकी कमी हो जाती है। तो आरबीसी की कमी हो जाती है मलेरिया में, ये आप याद रखिएगा। मैकुलाच एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। लेवरन दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में प्लाज्मोडियम की खोज की। और रोनाल्ड रास ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की इसकी पुष्टि की। तो ये मलेरिया से संबंधित तथ्य हैं। दूसरा इसमें अमेबिक डिसेंट्री या जिसको पेचिस कहते हैं, इसका जो रोगाणु है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका संचार कैसे होता है? दूषित भोजन और जल से। और पेचिस में क्या होता है आप जानते हैं, बार बार आंव के साथ जो है लैट्रिन आना, यानी बार बार मल त्याग करने की इच्छा होना, पेट में दर्द होना, ये पेचिस या अमीबिक डिसेंट्री का जो सिम्टम है और इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है। अब आगे चलते हैं, काला अजार। इसका जो रोगाणु है वो है लीशमानिया। ये सैंड फ्लाई एक मक्खी है, उसके काटने से होता है, सैंड फ्लाई के काटने से, ठीक है ना। काला अजार, इसमें जो बोन मैरो है उस पे बहुत बैड इफेक्ट आता है, जिसमें तेज बुखार आ जाता है। काला अजार में क्या आ जाता है? बहुत तेज बुखार आता है। काला अजार का संचार कैसे होता है? सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के काटने से। अगला इसमें जो है वो है आपका स्लीपिंग सिकनेस, यानी सोने की बीमारी। इसका जो जीवाणु है या रोगाणु है वो है ट्रिपनोसोमा ब्रूसी। और इससे ये भी एक मक्खी होती है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी के काटने से होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमेशा नींद लगी रहती है और उसके साथ बुखार भी आता है। अब इसमें जो अगली डिजीज है वो है पायरिया या मसूड़ों में सड़न। इसका जो रोगाणु है वो है एंटमीबा जिंजेवेलिस। इसमें क्या होता है, इसका संचार कैसे होता है? कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके चुंबन लेने से, उसके आलिंगन करने से इसका संचार होता है। और इसके नाम में ही हमने बताया कि इसमें मसूड़ों में सड़न आती है, उससे मवाद खून ये निकलना, ये पायरिया में ये कष्ट होता है। तो आइए अब हम जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं उनके नामों को याद करने की एक ट्रिक है, उस ट्रिक को समझ लेते हैं। बहुत आसान है, ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। इसकी जो ट्रिक है प्रोटोजोआ से जनित रोग वो है सोने पे काम पाया। सोने यानी सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा पे माने पेचिस, डिसेंट्री। का माने काला अजार। मलेरिया। और पाया माने पायोरिया। आप देख पा रहे होंगे। तो मुझे आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, उसके लिए ट्रिक भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स इफेक्ट होता है और कैसे इनका जो है संचार होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों में शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, कमेंट करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ही आपकी तैयारियों को नया आयाम देने वाला है चैनल। आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।